Well, okay. Very good morning to all of you and welcome back. So Friday is a day when you always look forward to. है ना? Friday is a day when you always look forward to a little bit of positivity कि वीकेंड आने वाला है. तो कईयों को तो खैर वीकेंड आने वाला है, बहुत ज्यादा रोजी पिक्चर नहीं लगता है, बट फिर भी एक थॉट तो रहता ही है कि वीकेंड इज अबाउट टू कम. चलो, गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम अरियंत and Sharshit Parth. Good morning to all of you. We were discussing on EMI, and if you remember, the comment that I made was that कि जो टॉपिक अगर देखा जाए कोई से भी, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ा है 11th और 12th इंक्लूड कर, जो टॉपिक शायद हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना, और हमारे लाइफ्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट भी है. दैट इज दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और इसके जो कंटेंट्स है वो बड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है. आज मैं से अभी तक हमने जो किया उसमें तो कुछ खास प्रैक्टिकल लगा नहीं. एक्चुअली देखा जाए तो अभी तक तो हम लोगों ने चलो एक इंट्रोडक्शन दिया है, बट उसका जो बेसिक्स है, ठीक है ना, उसका जो बेसिक्स है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज करके दुनिया में जितने भी पावर सोर्स रन हो रहा है उसका समझ लो 80-90% उसी के चल, चलो कम से कम 80%. साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा इस दैट इस चैप्टर का लेकिन रेलिवेंस, ठीक है ना, इस चैप्टर के लेकिन रेलिवेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. तो नाउ यू माइट से अरे ये क्या चक्कर है, रेलिवेंस खत्म क्यों हो जाएगा, है ना. द रीजन इज दैट देखो आज के दिन में पावर कैसे जनरेट हो रहा है ना. तो आज के दिन में पावर जनरेट हो रहा है, आज के दिन में पावर जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, है ना, फिर कुछ कुछ विंड पावर, न्यूक्लियर पावर. तो ये जितने भी पावर जनरेशन हो रहा है इसका जो फाइनल पावर जनरेशन स्टेप है, ठीक है ना, फाइनल पावर जनरेशन जो स्टेप है दैट इज समथिंग रिलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो पावर जनरेशन का तरीका है, चाहे वो थर्मल हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे हाइड्रो हो, देयर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंटल इश्यूज कैसे है कि इसमें कुछ ना कुछ बर्निंग होता है, कुछ ना कुछ फ्यूल यूज होता है, तो कोई न्यूक्लियर फ्यूल यूज करता है, तो कोई थर्मल में कोल वगैरह बर्न करता है, एक्सेट्रा. तो ऐसे में ऑब्वियसली क्या होता है, ऐसे में ऑब्वियसली क्या होता है कि इसमें पोल्यूशन क्रिएट, एंड ऑब्वियसली पोल्यूशन इज समथिंग दैट नोबडी डिजायर्स, है ना. तो देयरफॉर ये जो पोल्यूटिंग सोर्सेस होते हैं दे आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ न्यूसेंस फॉर अस. इसलिए धीरे धीरे ये अब हम लोग इसको शिफ्ट कर रहे हैं टू सोलार. तो इसलिए लास्ट फ्यू ईयर्स से क्या हो रहा है, इन सबके परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन डाउन होता जा रहा है और सोलार का कंट्रीब्यूशन अप होता जा रहा है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. And with environmental issues becoming more and more relevant, I think probably this trend is going to continue. ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा और कुछ साल बाद देखना जो है सोलार का पावर परसेंटेज बढ़ता जाएगा, सोलार पावर जनरेशन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, और इस चैप्टर के थ्रू जो हम पावर जनरेट करते हैं उसका परसेंटेज देखना धीरे धीरे घटता जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल हम लोग का रियल लाइफ के साथ रिलेवेंस वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. बट दैट लाइक इट विल टेक जनरेशंस, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन आवर जनरेशन और इवन प्रॉब्ली इन योर जनरेशन कि एकदम से सब कुछ सोलर हो जाएगा. बट यस, द ट्रेंड इज हैज स्टार्टेड. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू. कल हमने डिस्कस किया था कि अगर एक रॉड को मैं मूव करता हूं ऑफ लेंथ l, लेट्स से विद सम वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड p, तो इन दैट केस क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है. ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है, b v हम नहीं करा. और उसके बाद उसके ऊपर सर्किट एनालिसिस, पावर, है ना, फोर्स दो ना दो, बड़े सारी चीजें हमने डिस्कस किया. तो कल हमने एंड जब किए थे तो एंड में ये हुआ था कि वी हैड फाउंड आउट द वेलोसिटी वेरिएशन व्हेन अ रॉड वाज बीइंग पुल्ड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक रह गया था एंड दैट इज वेलोसिटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. तो आज उसी से स्टार्ट करेंगे. तो लाइक लेट्स गो बैक टू अवर सर्किट. तो ये रेजिस्टेंस R, ये लेंथ ऑफ द रॉड L,
ठीक है ना, और इसका मास वगैरह ले लेंगे ml, और एक फोर्स लगाया जा रहा है और ये रेजिस्टेंस आ, एंड ऑब्वियसली विद सम मैग्नेटिक फील्ड P। तो ये है कि इसको फोर्स लगाया जा रहा है और मान लो आफ्टर सम टाइम इट हैज गेन्ड सम वेलोसिटी p, जो तो इनिशियल 0 दिया था हमने, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0। you have to find out force as, sorry, you have to find out the velocity as a function of displacement. चलो go ahead, you also start solving and I will also start, ठीक है, जल्दी करो। So question is to find out velocity as a function of displacement. That's the question. तो मैं इन द मीनवाइल स्टार्ट करता हूं। तो लेट अस से आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी इज v, तो जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा BPL by R। तो BIL is the opposing force, तो नेट फोर्स हो जाएगा F minus BVL और एक्सीलरेशन हो जाएगा F by L माइनस, तो इसको मैं लिखने वाला हूं एज F by M माइनस B square L square by MR into V। तो कल जैसे मैंने लिखा था वैसे ही आज भी लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा एज K1 माइनस K2V, और A होता है क्या ना, V dV अपॉन ds इज इक्वल टू K1 माइनस K2। ठीक है, अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, V dV by K1 minus K2V is equal to ds 0 to s, और ये हो जाएगा 0 to p। तो मैं काम करता हूं, इसको ना मैं लिख देता हूं एज माइनस ऑफ 1 by K, कॉमन लेके K1 माइनस K2V, ठीक है ना, बाई K1 माइनस K2V into dV। तो मैं थोड़ा बहुत कॉमन ले रहा हूं, और माइनस K1 by K2 के प्लस करना, प्लस K1 by K2 into dV by K1 minus K2। मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन किया हुआ, जरा देखो, इज इक्वल टू मैंने थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया, जबरदस्त मैनिपुलेशन देखो, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी माइनस V by K2, जगह नहीं है बिल्कुल, यानी माइनस V by K2 प्लस ये तो ln वाला आएगा, तो माइनस K2 बाहर आएगा, यानी माइनस K1 by K2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस K1 by K2 स्क्वायर ठीक है, into ln K1 minus K2V by K1 is equal to S। और दिस एक्सप्रेशन नाउ एक्चुअली हिज एक्सप्रेशन से कमी है कि अगर मैं तुमको v दे दूंगा तो तुम s तो निकाल लो बड़े आराम से, लेकिन मैं s का वैल्यू दे दूंगा तो v निकालना इज टफ। क्यों, v ln के अंदर भी है, बाहर भी है, लीनियर फंक्शन के, तो लाइक दिस इज मोर ऑफ अ फंक्शन व्हिच कनेक्ट्स द टू v वर्सेस s। बट यस आई एग्री कि इसमें s दिया है तो v निकालना टफ है, पर अगर v दिया हुआ है तो s निकालना आसान। कि इस वेलोसिटी कौन से डिस्प्लेसमेंट पे होगा, ये वाला वेलोसिटी कौन से डिस्प्लेसमेंट पे होगा, वो तो आसानी से निकल जाएगा, पर इस डिस्प्लेसमेंट में क्या वेलोसिटी होगा वो निकालना इस केस में बड़ा टफ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको फिर ln फॉर्म में उसको कंबाइन करना पड़ेगा, फिर कुछ e टू द पावर कुछ करके, बट इवन देन आल्सो एज ए जैसे होता है ना v इज इक्वल टू समथिंग टर्म्स ऑफ s,
वो फंक्शन निकालना इस केस में तो मुश्किल, ठीक है ना? दैट्स ऑल, दैट्स द रेलेवेंट पॉइंट। ओके, चलो, सो दैट वाज अबाउट योर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s। आज हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। आज हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वो है, रेजिस्टेंस है 8 ओम, एक रॉड है जो कि इधर जा रहा है, इसका लेंथ 2 मीटर है, ये वाला रॉड इधर जा रहा है विथ 6 मीटर पर सेकेंड, इसका जा रहा है विथ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड। और क्या, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5 टेस्ला, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5 टेस्ला, और इस रॉड में भी रेजिस्टेंस है सपोज 2 ओम, इस रॉड का भी रेजिस्टेंस है सपोज 1 ओम, ठीक है? और वेलोसिटी दे रखा है और लेंथ है 2 मीटर्स। Question is find out the current here. Question is find current in 8 ohm resistance. चलो, go ahead. Okay, Krish has a question and that is ऐसे क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली वो गिवन है ना करंट का डायरेक्शन। एक्चुअली देखो, इस केस में करंट का डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा ही नहीं, बट कल को हो सकता है कि ऑप्शंस में ऐसे हो कि लाइक करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस पूछा है ना 8 ओम, तो उसमें या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो हो सकता है कि एक ऑप्शन है 2 एम्पियर अप 2 एम्पियर डाउन, तो ऐसे में फिर 2 एम्पियर निकालने से तो नहीं चलेगा ना, यू आल्सो नीड टू नो द डायरेक्शन, तो वो इन दैट केस करना पड़ सकता है, बट अदरवाइज तो ठीक है। जैसे इस केस में तो डायरेक्शन वाला कुछ मामला नहीं है। ओके, जैसे पिछले केस में देखो, पिछले केस में डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट पता है क्यों नहीं था, फॉर अ डिफरेंट रीजन इज दैट कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे ना रॉड को, उसको अपोजिंग फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ही हो, मैग्नेटिक फोर्स कभी सपोर्ट नहीं करेगा। देखो, सपोर्ट करने से ना कॉन्ट्रडिक्शन है, पता है क्यों? एक चीज बताओ, मान लो एक रॉड को मैंने धक्का मारा और करंट ऐसे प्रोड्यूस हुआ कि उसी डायरेक्शन में मान लो फोर्स क्रिएट होता है मैग्नेटिक फोर्स, तब तो रॉड को और हेल्प करेगा जाने के लिए, और रॉड जितना चलता जाएगा उतना ईएमएफ जनरेट होगा,
उतना ही हेल्प होगा, उतना ही ईएमएफ जनरेट होगा। ये तो सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम बन गया, यानी कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है काम, तो नो वर्क डन एंड येट वर्क आउटपुट इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। Okay, Saksham has given a quick answer, and that is 50 upon 13 ampere. But what I see is that, and this is a little area of concern, is that बहुत कम लोग ही आंसर देते हैं, है ना। तो ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। Shom has given 180 by 13, Rishabh has given 5 by 13. चलो तीन जने का अलग अलग आंसर है। श्रेयस has given 10 by 13. ओ बाप रे, चारों का अलग आंसर है। 50 by 13, 180 by 13, 5 by 13, 10 by 13. सबके अलग अलग आंसर्स। कुछ लोगों के आंसर आया नहीं अभी ना, मैं जरा पकड़ूं। ओके, अंश इज नाउ गिवन कि नहीं है 20 by 9 होगा। आर्यंत सेड नहीं 85 by 52। ओ, ये है कि 6 या 7 आंसर्स आए हैं, 7 आंसर्स आए हैं, सातों के अलग अलग, किसी का भी सेम नहीं। बट व्हाट अबाउट अदर्स? आदित्य माथुर, तुम्हारा आंसर कहाँ है बेटे? आदित्य से मुझे ही क्यों पकड़ते हो? लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम रहता है। आदित्य, तुम्हारे आंसर बेटे। सोम, व्हाट इज योर आंसर? वेयर इज आंसर? सैयद, तुम बेटे आंसर नहीं करते हो। देव हैज गिवन अनदर आंसर और ये अलग है। 8 आंसर्स, 8 अलग। अच्छा, चलो देखते हैं। क्रिश, तुम्हारे आंसर अभी आया नहीं है। केता, वेयर इज योर आंसर बेटे? मुझे लगता है बात ही करना पड़ेगा कुछ लोग से। ओके, आदित्य माथुर, कैन आई हैव यू ऑन एयर बेटे? आर्यंत दास की क्या ये वो सेल इन पैनल वाला है ना? हाँ बिल्कुल, वो तो है। Okay, at last one answer from Saksham is same as that of Shresh. Okay, Saksham अपना आंसर बदल दिए। चलो ठीक है, ये सेल्स इन पैरेलल का ही एग्जांपल है। और आदित्य माथुर, यू आर साइलेंट, इसके मतलब मैं इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूं? यस आदित्य, सब पकड़े जाते। नथिंग सॉल्विंग, तो बता ही दो, तो सॉल्व करो, आप आंसर भी भेजो बेटे। आदित्य, मैं एक दो और जने को पकड़ू जा रहा, नहीं तो ये ना सब ऐसे ही चलता जाएगा। सागरिका बेटे, योर आंसर? सागरिका सर सॉल्विंग। सॉल्विंग, अब बताओ, आंसर भी भेजो बेटे जल्दी। सैयद, तुम्हारा आवाज सुना ही नहीं बेटे मैंने। सैयद, सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम के आंसर दिया करो बेटे, इसके पहले भी तो आंसर देते नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आता है। चलो एनीवे, नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट। कैसे होगा ना, देखो पहली बात तो बैटरीज है, बैटरीज के डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, यानी 8 ओम और ये वाला इधर जा रहा है, यानी इसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना, देखो V क्रॉस B नीचे की तरफ, तो यानी इसका जो इक्विवेलेंट सेल होगा ना वो ऐसे होगा। और इसका कैसे होगा? इसका ऐसे होगा। BLV तो 20 वोल्ट होगी और 1 ओम, और इसका BLV तो 60 वोल्ट और 2 ओम, और ये 8 ओम, ये इसका इक्विवेलेंट होगा। अब देखो एक प्रॉब्लम पता है क्या ना, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा E1 by R1
प्लस E2 by R2 by 1 by R1 plus 1 by R2, ये हो गया E इक्विवेलेंट। ये कितना हो गया? 60 by 2 is 30 minus 20 यानी 10 by half plus 1 यानी 3 by 2 यानी इक्वल टू 20 by 3। ये हो गया E इक्विवेलेंट, है ना? तो E इक्विवेलेंट आ गया। अब R इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना? तो वो तो R1 R2 पे R1 plus R2 यानी 2 by 3। ठीक है, तो therefore R टोटल क्या होगा ना, 8 और इसको ऐड करेंगे तो 8 plus 2 by 3 यानी 26 by 3। तो E इक्विवेलेंट तो आ गया 20 by 3 और R इक्विवेलेंट आ गया 26 by 3। ठीक है ना, पूरा R टोटल में। therefore I will be equal to 20 by 3 upon 26 by 3 यानी 10 upon 13 एम्पियर। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ कुछ आंसर्स बदलने लगे हैं। अब 10 by 13 अरियंत ने भी दे दिए, सक्षम ने भी दिए हैं और हर्षित ने भी दी। चलो ठीक, अब चेंज हो गया, मतलब कोई बात नहीं, अच्छी बात। ओके, इनफैक्ट यू नो व्हाट, इस क्वेश्चन को मैं एक इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन भी बना सकता हूं। कैसे ना, ये जो करंट आया ये तो चलो 10 by 13 आया, ठीक है ना? 10 by 13 अगर यहाँ पे जाएगा तो कुछ यहाँ से जाएगा, कुछ वहां से जाएगा। That's what we can guess. तो लेट अस से इसका करंट है I1 और इसका करंट होगा सपोज I2, ठीक है? तो व्हाट विल बी द टोटल पावर, वो तो हम किरचॉफ लॉ से निकाल सकते हैं। किरचॉफ लॉ अगर लगा दोगे यहाँ पे तो आई थिंक I1 का वैल्यू आ जाएगा और फिर बाकी I2 के भी वैल्यू आ जाएंगे। तो I1 कितना आ रहा है चेक करो। What is the value of I1 in this case? Has anybody solved? तो I1 के लिए क्या करेंगे ना, लेट्स अप्लाई किरचॉफ लॉ ऐसे करके। तो 8 into 10 by 13 है ना, और प्लस 20 और प्लस I1 into 1 is equal to 0, है ना, इस तरीके से। तो I1 equal to ठीक है, I1 is equal to कितना आएगा, एक सेकंड, ठीक है। I1 is equal to what ना, 20 मतलब माइनस में आ रहा है। हाँ, तो 20 plus 80 by 13। Now you might say, why are we calculating this? देखो ऐसा तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्यों कैलकुलेट करना चाहता हूँ बताता हूँ मैं। इज इक्वल टू माइनस ऑफ 340 by 40 by 13। मैं इसलिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मैं ना टोटल पावर आउटपुट निकालना चाहता हूँ। तो टोटल पावर आउटपुट क्या करना चाहिए, इसका I1 आ गया तो ऐसे I2 आ जाएगा, यानी टोटल पावर आउटपुट समझो क्या है, पावर टोटल आ जाएगा इक्वल टू 10 by 13 स्क्वायर इंटू 8 प्लस इसका 340 by 13 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऐसे आएगा I2 का स्क्वायर इंटू 2। इस तरीके से पावर आउटपुट आएगी। ठीक है, देख लो अच्छे से। ये आएगा टोटल पावर आउटपुट, और वो लेकिन इसमें से ना कुछ वेस्टेज हो गया, तो ये वाला वेस्टेज होगा, ये वाला वेस्टेज हो जाएगा,
तो दिस इज वेस्टेज पावर, दिस इज वेस्टेज पावर, दिस इज आउटपुट पावर। तो जो टोटल पावर हमें मिल रहा है सर्किट से वो इतना है, और वो इनपुट कहां से आ रहा है? इनपुट आ रहा है यही वाले जो है ना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कितना BIL एंड BIL। तो देखना जितना तुम पावर इनपुट दे रहे हो, ठीक है ना, देखना तुम जितना पावर इनपुट दे रहे हो वही देखना फाइनली आउटपुट पावर में तुमको मिलेगा। दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज। अब इसमें ना कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही वो हो गया, कठिन हो गया 13 के चक्कर में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड फॉर द मोमेंट राइट नाउ इज दैट कि अगर हम टोटल पावर आउटपुट को निकालेंगे तो देखना वो पावर इनपुट के बराबर होगा। इनपुट यहाँ पे आ रहा है और इनपुट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है ना। So that's how we will get the input in this case. Fine, देख लो। Let's move it now. अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो था लीनियर मोशन के ऊपर केस है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन के ऊपर डिस्कशन। और उसके पहले एक और क्वेश्चन करूंगा, एंड दैट इज सपोज देयर इज ए इनफाइनाइट वायर, ठीक है, कैरिंग करंट आई, और वहां से ए डिस्टेंस दूर एल लेंथ का एक वायर, ठीक है, और इसमें एक सर्किट बनाया गया रेजिस्टेंस आर, इसको मैं v वेलोसिटी से ले जा। क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द EMF generated, फाइंड आउट I induced on, तो इसको I small I का, small I is the current that will be produced in this circuit, ठीक है ना। थर्ड इज force required to move this wire. Fourth is where मान लो इस रॉड को ऐसे पुश करके ले जाओ या ऐसे पुश करके कहीं तो ले जाऊंगा, तो डिस्टेंस सपोज r है। So where should we apply the force? Where should we apply the force to pull the wire? यानी इस वायर पे या इस रॉड पे, वायर तो नहीं, रॉड, इस रॉड को है ना फोर्स से पुल करना पड़ेगा। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करना है, और वो फोर्स कहां पे लगाना पड़ेगा? So actually there are two parts to the question. One is एक तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा और एक है कहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो गो अहेड नाउ। आई करंट है, ये ए है और रॉड का लेंथ एल, और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से लेके जाया जा रहा है। रेजिस्टेंस आर है which are expected है। हमें इस रॉड को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करने पड़ेंगे। So therefore, let's see if I am at a distance x and take a very small section, I mean, of length bx, so then the EMF produced will be BVL. So B is like mu naught I by 2 pi x, VL, तो A से लेके A plus L, is the EMF, is equal to mu naught IV by 2 pi dx by x, यानी ln A plus L by A.
ठीक है, तो ये तो आ गया म्यू नॉट आई वी बाई ln a plus l by l upon 2 pi। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ईएमएफ आ गया है ना। अब इसमें एक चीज और भी है, इज दैट व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। तो इस ईएमएफ के कारण क्या होगा, पावर भी जनरेट होगा। तो P इज इक्वल टू E स्क्वायर बाय R। तो वेयर E इज दिस, तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इस पर पावर and that will be equal to force into velocity वाला velocity। तो therefore force तो आ गया E square by VR। The only question now is where should I apply this force। ठीक है, ये कहां पे अप्लाई करो। तो E आ गया, I आ गया है ना, तो I क्या आएगा, तो E by R, और तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो E आ गया, I आ गया। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस वायर है ना, तो क्या होगा, E स्क्वायर बाय VR। F into V is power, तो फोर्स हो गया E स्क्वायर बाय VR। Now the fourth question is important, that is where should we apply the force। ये फोर्स लगाओगे कहां, that is the question। ओके, आर्यन सेड कि इसका टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सक्षम has also given a hint and that is magnetic force का net torque is force का torque। बट करोगे कैसे मतलब, आर्यन has asked कि are we neglecting gravity। अच्छा, मैंने एक्चुअली बताना भूल गया, this is actually on the table top। इसलिए इस केस में ग्रेविटी लेने का जरूरत नहीं। देवज आज की क्या लाइन ऑफ एक्शन पे से फोर्स अप्लाई करेंगे टॉर्क बैलेंसिंग के बाद। चलो वो तो ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे पता क्या हो रहा है ना, यहाँ पे नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए यहाँ वाले पोर्शंस में ना फोर्स थोड़ा ज्यादा लगे, क्योंकि वेलोसिटी तो खैर सेम ही है, पर फोर्स होता है BIL। तो यहाँ पे B ज्यादा है, यहाँ पे कम, I सेम है, तो देयरफॉर इस पोर्शन में ज्यादा फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है ना इस पोर्शन में ज्यादा आएगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स का एक प्रोफाइल बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स प्रोफाइल। ये देखो, दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फोर्स प्रोफाइल। इसलिए सबसे पहले एक डिसीजन लो कि अगर ये सेंटर ऑफ द रॉड है, लेट्स से सपोज अगर ये सेंटर ऑफ द रॉड है, तो मुझे फोर्स सेंटर के राइट अप्लाई करना चाहिए या लेफ्ट अप्लाई करना चाहिए। पहले ये डिसाइड करो कि ये जो फोर्स है ना F, ये मैं सेंटर से राइट अप्लाई करूं या लेफ्ट अप्लाई करूं। I think that's a easy question to answer and that's why I'm getting correct answers। Aryan, you are right, Jasraj you are right, और कोई, चलो ठीक है। I think Saksham has now given the answer also। That's right। Actually Saksham तुम्हारा आंसर मुझे नहीं पता राइट और रॉन्ग है, बट ये जो लेफ्ट होगा ये राइट है, मतलब इन द सेंस कि लेफ्ट इज नाउ द राइट आंसर। ठीक है ना, यानी लेफ्ट ही लगाना पड़ेगा, दैट मींस मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली दिस केस। यानी मुझे कहीं यहाँ पे लगाना पड़ेगा ये फोर्स। ओके, अब एक काम करता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में कहां पे हमें रेलेवेंट वो करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब टॉर्क निकाल, ये वाला अबाउट द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि रोटेशन का जो बेसिक्स है वो सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट होगा। देखो लेट्स लुक एट द टॉर्क एट द सेंटर ऑफ मास।
है ना? तो कितना होगा? तो क्योंकि हमने आई निकाला हुआ है ऑलरेडी, सो आई हैज ऑलरेडी बीन फाउंड आउट दिस करंट जनरेटेड, सो देयरफॉर म्यू नॉट आई बाई, तो मैं काम करता हूं यहां से जो डिस्टेंस है ना वो देखेंगे कैसे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, ये यहां का मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू आई इनटू डीएक्स, ये हो गया यहाँ का फोर्स, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब टॉर्क विल बी क्रिएटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना? ना सेंटर ऑफ मास कहां पे है? ना a प्लस एल बाई टू, a प्लस एल बाई टू यानी इनटू a प्लस एल बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, देख लो अच्छे से, a प्लस एल बाई टू माइनस एक्स, ये हो गया इसका टॉर्क, और इसमें पूरा कवर अप हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हम लेंगे, एक्स का वैल्यू हम लेंगे ए से लेके जो है ए प्लस एल, ठीक है, एक्स का वैल्यू हम लेंगे ए से लेके ए प्लस एल, ठीक है, इज दैट ओके? तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का वैल्यू ए प्लस एल से, नहीं सॉरी, ए से लेके ए प्लस, ये हो गया नेट टॉर्क, और जो फोर्स है वो कैलकुलेट हो चुका है, ये देखो फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, ई स्क्वायर बाई वी आर, है ना? सो दिस विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर बाई वी आर इनटू जो डिस्टेंस ये डी होगा, कहां पे लगाना है ना फोर्स, तो इनटू डी, दैट विल बी द आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, मतलब एल एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो दैट्स हाउ इट विल हैपन। अभी देख लो अच्छे से, यानी हमने क्या किया, देखो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था इज दैट हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट किया, तो उससे क्या हुआ ना, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो यहाँ से एक्स लिया है, तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ का, तो टॉर्क आ गया उससे, ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एक बार टॉर्क आ गया उसके बाद तो आई थिंक आसान, देन पुट द जसराज सेठ की लूप में एम क्रॉस बी से आ सकता है इसमें, ना ना ना, वो अलग चीज है बेटा, लूप वाला जो एम क्रॉस बी है वो पता है क्या है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है और वो भी यूनिफॉर्म, है ना, और एक कॉइल है उसके अंदर, तो उस कॉइल पे क्या टॉर्क है, यहाँ पे कॉइल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कहीं पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, इस वाले वायर पे, इस वाले वायर पे टॉर्क नहीं लग रहा, फोर्स वगैरह थोड़ा बहुत लगेगा, बट देन वी आर कीपिंग इट स्टेशनरी, तो उसका भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मेन है कि इस पे टॉर्क क्या लगे, दैट इज द मेन, वो तुमको देख, ठीक है ना, दैट इज द मेन। देखो जस्ट इसका एक्सप्रेशन देख लो, इसको थोड़ा कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा, तो नेक्स्ट नॉट गोइंग टू दैट, लाइक ये हो जाएगा नॉट आई आई a plus l by 2 into dx by x, a से a plus l माइनस x तो कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू नॉट आई आई बाई 2 पाई इंटू x तो खत्म है, वो वाला है ना, तो यानी dx, तो dx का क्या होगा, a प्लस एल माइनस ए यानी इंटू एल, है ना, इज इक्वल टू अब होगा इसका फोर्स हमने निकाल रखा है, ये वाला स्क्वायर बाई वी आर, ठीक है ना, इंटू डी, ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। बाकी तो ये ln आएगा, तो इसको कर ही देता हूँ, ln a प्लस एल बाई ई, यानी हो जाएगा ln
आई थिंक डी आ गया, बस बाकी अपने आप कर लेंगे, ठीक है। So now we can find out the distance d from this center of the rod. Center of the rod से मैंने distance d, कहीं और से लोगे तो वो थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेना अपने, है ना। Okay, so that was about how to find out the point at which the force has been applied, or rather needs to be applied, ठीक है ना। Okay, इसके बाद का जो डिस्कशन है इसके बाद का जो डिस्कशन है वो है, सपोज आई हैव अ रॉड, इस रॉड को यहाँ पे पिन किया गया कोई दीवार पे, मतलब, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमा रहे, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो फाइंड आउट द ईएमएफ जनरेट। चलो गो अहेड, फाइंड आउट द ईएमएफ जनरेटेड। फाइंड आउट द ईएमएफ जनरेटेड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये ले लो क्रॉस। Let me do one thing. Now in this case, can you now tell me one more thing is that कि अगर मैं इसको सर्किट में जोड़ देता हूँ लेट्स से, तो करंट अप जाएंगे या डाउन जाएंगे? करंट इन द रॉड विल गो अप और डाउन, क्या जाएंगे, अप या डाउन? Okay, Shreyasi says up, Saksham says down. मतलब बेसिकली कहने बोले कि ये जो इस वक्त का जो रॉड का ओरिएंटेशन है उसमें मैं इसको मानूं इक्विवेलेंट सर्किट इसका, या इसको मानूं, ए या बी, ये सवाल है। Okay, Saksham says down, Ansha says down, Shreyashi says up. चलो ठीक है, इस केस में डाउन ही होगा। एक्चुअली पता क्या हो रहा है, ये ना, ये वाला पोर्शन एक सेल की तरह बिहेव करेगा, ये वाला पोर्शन भी एक सेल की तरह बिहेव करेंगे, और ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। रीजन समझो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज देखता हूँ तो देखो इसमें फोर्स क्या आएगा, इसका वेलोसिटी, क्योंकि रॉड इधर घूम रहा है तो देखो वेलोसिटी इधर है, तो v क्रॉस b फोर्स डाउनवर्ड्स है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पे डाउनवर्ड फोर्स आता है। और अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ तो इसका वेलोसिटी इधर है ना, घूम रहा है ना ऐसे कर, तो इसके ऊपर क्या होगा, v क्रॉस b, फोर्स ऊपर है, यानी तो ये फोर्स नीचे, ये फोर्स ऊपर, तो नेट फोर्स कितना आएगा, है ना, तो नेट फोर्स ये आ जाएगा क्योंकि ये छोटा पोर्शन है, ये बड़ा पोर्शन है, तो ये डोमिनेंट पोर्शन होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज विल मूव लाइक दिस, सो द करंट विल पास डाउन, यानी इस बार ये वाला नहीं होगा, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट यानी इसका इक्विवेलेंट सेल डायग्राम ये है। अब अमाउंट कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसके लिए पता क्या है कि अगर मैं एक रॉड लेता हूं लेट्स से,
और इसको अगर मैं घुमाता हूं, लेट्स से रॉड का लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इन दैट केस इस रॉड के वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कैसे होगा? ना x डिस्टेंस दूर dx अगर मैं एक सेक्शन लेता हूं, है ना, x डिस्टेंस दूर dx सेक्शन, तो इसके वजह से ईएमएफ कितना जनरेट होगा? ना b v l, एल लेंथ के रॉड के वजह से, वेलोसिटी v के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड b के वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है b v l। तो b v l इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? 0 to l, so the EMF will be this, यानी, है ना, तो यानी कितना हो गया? हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। अब इसको ये एक जनरल चीज हो गया, यानी अगर L लेंथ के रॉड को अगर मैं रोटेशन कराता हूं ओमेगा से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो देन द EMF जनरेटेड विल हैव द फार्मूला हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। याद रख, ठीक है। अब ये तो हो गया EMF। अब क्योंकि दो पोर्शंस है, एक ऊपर वाला पोर्शन एक नीचे वाला पोर्शन, तो इसलिए क्या होगा ना, इसमें हमें दोनों का EMF को माइनस करना पड़ेगा। देखिए इस पोर्शन का EMF अलग आएगा, इसका अलग आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, यानी हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ये ऊपर वाले के वजह से, और नीचे वाले के वजह से माइनस हो जाएगा हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4l/9, तो यानी 2/9 माइनस 1/18, बिल्कुल 3/18, यानी बाकी तो है ही b ओमेगा l स्क्वायर, यानी इक्वल टू 1/6। ठीक, बिल्कुल सही, 1/6 b ओमेगा l स्क्वायर। नाउ देव हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा अब देखो क्या है, अब देखो क्या है कि सपोज इसको मैं यूज कर रहा हूं, ये सर्किट कैसे यूज करूंगा ना, देखो ये रॉड है, यहाँ पे पिन कर दिया, तो मान लो ये एक ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे भी अलग से एक ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे एक सर्किट बना दिया मैंने रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन भी होगा, एंड दैट इज फाइंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट rod, this particular question. Go ahead. Find out the torque required to rotate the rod. To find out the torque required to rotate the rod. यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज नहीं है, वही 12/3 और L/3। And of course rotating with omega. What will be the torque required? Okay, Arendra asked, please explain the diagram. Actually ना देखो डायग्राम क्या है बताता हूँ मैं, ये जो रॉड है अल्टीमेटली सर्किट भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो सर्किट कैसे बन रहा है ना, अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो ये इसका टॉप व्यू है, मैं इसको थोड़ा साइड से दिखा रहा हूँ, तो साइड से शायद ऐसे कुछ बना दूंगा मैं, ऐसे करके L/3 और ये 2L/3 यहाँ पे ऐसे है, और एक तार मैंने ऐसे ली और एक तार ऐसे ली। हम सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करना चाहते, तो यहाँ से एक तार निकाल के रेजिस्टेंस आर ऊपर वाले तार के साथ, तो करंट तो नीचे जा रहा था,
यानी इस केस में करंट इधर जा रहा है मान लो, लेट्स से, तो कैसे जाएगा करंट, यहाँ से यहाँ ऐसे करके फिर यहाँ फिर इधर से आएंगे और फिर ऐसे, लाइक जस्ट टू कंप्लीट द सर्किट। अब इसका टॉप व्यू अगर देखोगे तो वो चीज हो गया, मतलब है ना, पता चल गया। नाउ यू माइट से आपने यहाँ पे थोड़ा बेंड क्यों किया? एक्चुअली देखो, अगर मैं बेंड नहीं करूंगा ना, पता प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बेंड नहीं करूंगा तो इन दैट केस ना, ये तार ऐसे जब करोगे तो ये वाला पॉइंट भी टच कर देगा, ये वाला पॉइंट भी तो टच कर देगा यहाँ, अगर उसी लेवल पे रखोगे। और ये तो चलो ठीक है, ये तो बाहर बाहर है, इसको तो एक ही जगह टच होगा, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। पर ये जो दूसरा एंड ऑफ द रॉड है, वो जब यहाँ पे टच कर रहे तो उसका दूसरा एक पार्ट जो है ना इधर भी टच कर, तो दैट विल मेक इट प्रॉब्लमेटिक। या तो एक काम करो, इस वाले पोर्शन पे एक छोटा सा इंसुलेटर चिपका दो, तो दैट वो इंसुलेटर से कांटेक्ट में जाएगा और एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उधर वाला हो गया और उधर वाला, तो ये जस्ट प्रैक्टिकलिटीज जस्ट टू मेंटेन द कांटेक्ट। ओके, एक आंसर आ चुका है। सेक्शन इज गिवन द टॉर्क आंसर d square omega L4 by 36 r। ठीक है, अभी चेक करता हूँ। वैसे भाई द वे इसका जो ईएमएफ आया था, आई होप यू रिमेम्बर, है ना, b omega L square by 6 आया। I think 36 आ रहा है। I think yours is correct। देखो इसमें तरीका क्या होता है कि इफ यू लुक एट द मेथडोलॉजी, जो पावर होता है ना, जो पावर होता है वो होता है E स्क्वायर बाई आर, तो उससे निकल जाएगा, ये सॉल्व हो गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L4 बाई 36 आर। ठीक है, ये तो हो गया पावर। अब एक चीज और भी है पावर में, क्या? रोटेशन में अगर देखते हो, रोटेशन में अगर देखते हो तो डी डब्ल्यू क्या होता है? टाउ डी थीटा, दिस डी डब्ल्यू टाउ डी थीटा। तो अगर डी डब्ल्यू टाउ डी थीटा होता है तो ऑब्वियसली फिर पावर क्या होगा? डी डब्ल्यू डी टी इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा बाई डी टी, यानी इक्वल टू टाउ ओमेगा, यानी टाउ ओमेगा हैज टू बी इक्वल टू दिस। तो इससे क्या होगा ना, टाउ बिल्कुल आ गया, एंड दैट इज बी स्क्वायर ओमेगा L4 बाई, देख लो अच्छे से, so tau will be equal to b square omega L4 by 36r। देख लो, ठीक है। so that was the power, so the torque required to rotate the rod। नहीं सर, किधर इस रॉड को रोटेट कराना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज पावर इनपुट नहीं आएगा तो फिर पावर आउटपुट कहां से आएगा? बल्कि इस केस में मैं एक और क्वेश्चन दे सकता हूं, व्हिच विल बी वेरी रेलेवेंट। इट विल वेरी रेलेवेंट इज दैट, सपोज मैं एक काम करता हूं, एक रॉड लेता हूं मैं मास m का, लेंथ l का, और इसको ऐसे रखता हूं, ठीक है, और फिर ऐसे करके and this rod is rotated omega continuous, मास दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रॉड दिया हुआ है, ओमेगा रॉड का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें इस बार थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है कि सपोज इसको रॉड को रोटेट कर रहा हूं मैं, अप्लाई ये कंटिन्यूअस फोर्स F, तो F इज, है ना, फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड एंड applied
tangentially all the time. ठीक है? The question is find omega after time t. यानी समझो मैंने क्या किया, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स कांस्टेंट लगा रहा हूँ लेकिन हमेशा टेंजेंशियल। तो जैसे जैसे फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, शुरू में तो स्लो होगा, फिर स्पीड बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस तरीके से इसका जो है ना एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। टू फाइंड आउट द ओमेगा, फाइंड आउट द ओमेगा आफ्टर टाइम। जल्दी बताओ। चलो मैं भी इन द मीनवाइल वर्किंग आउट शुरू करता हूँ धीरे धीरे। I don't think we'll be able to complete the question now. थोड़ा टाइम कम है, तो I will just talk about the magnetic torque. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रॉड पे एक वेरिएबल टॉर्क लगेगा, है ना? So the net torque that is going to act on the system will be equal to tau external minus tau due to magnetic field. तो जो नेट टाउ यानी टॉर्क काम करेगा वो है एक्सटर्नल टॉर्क जो मैं लगा रहा हूँ, है ना? तो इधर सॉरी, तो मैं लगा रहा हूँ माइनस मैग्नेटिक टॉर्क। अब मैग्नेटिक टॉर्क कैसे निकलेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कि इसका तो ईएमएफ आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, पावर आएगा दिस बाय आर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, यानी टाउ इज इक्वल टू 1/4 बी स्क्वायर ओमेगा एल 4 बाय आर। ये तो आ गया टाउ। नेट टॉर्क कितना आ जाएगा फिर, तो टाउ नेट आ जाएगा इक्वल टू एफ इंटू आर या एफ इंटू एल रादर, एफ इंटू एल माइनस यही वाला बी स्क्वायर एल 4 बाय 4 आर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, दैट इज इसके डिजाइन तक, मतलब नेट टॉर्क आ गया। अब तो आई थिंक प्रोग्रेस कर ही सकते हैं। नेट टॉर्क इज गिवन, मतलब गिवन क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, तो नेट टॉर्क को अब हम डिवाइड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो केस केस में रिलेवेंट होगा, तो इससे अल्फा आएगा, और फिर वो जो अल्फा आएगा उसको हम लिखेंगे डी ओमेगा डी, है ना? और फिर उसको विद प्रॉपर लिमिट्स दोनों तरफ, मतलब प्रॉपर लिमिट्स के साथ फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, एंड दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ ओमेगा आफ्टर एनी टाइम टी। ठीक है, so that would be the response. Okay, answer is already given the answer. बड़ा सा आंसर लिखा है। Okay, congratulations not only for the answer but also for the pains of
टाइपिंग इट आउट, इस टाइप के आंसर टाइप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ई टू द पावर सारा आता है ना, धीरे धीरे वेरिएबल है, क्योंकि टॉर्क वेरिएबल है, टॉर्क इज डिपेंडेंट ओमेगा, तो वेरिएबल टॉर्क है, तो नेचुरली फिर सब कुछ वेरिएबल होगा, तो नेचुरली उसको फिर इंटीग्रेट और वो सब, इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब एक्चुअली, बट चलो एनीवे, फिर भी एटलीस्ट तुमने टाइप किया, इतना ही बहुत है। ठीक है ना, चलो आई थिंक दैट्स वेयर वी एंड, एंजॉय द वीकेंड। मैंने एक रिमाइंडर दिया था, आई होप यू रिमेंबर दैट, एंड दैट इज वो जो वीकली प्रोफॉर्मा था वो आप भरना शुरू करो, so that this week what you have done is something that you keep it track. तो मैं चाहूंगा कि संडे जो है मैं एक बार रिमाइंडर भी दूंगा, संडे आई वुड विश दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वो वीकली प्रोफॉर्मा भरेंगे कि इस हफ्ते मैंने इतना क्वेश्चंस किए फिजिक्स के, इतने क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, इतने क्वेश्चन मैथ्स, कम ज्यादा होने दो, किसी सब्जेक्ट में 0 भी होने दो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट स्टार्ट करो, यू विल योरसेल्फ देखना अगले वीक थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करोगे to make up for any discrepancy in your efforts. ठीक है, देखना ये होगा, जब तक वो ऑन पेपर नहीं करते हो ना, तो अपने को पता नहीं चलता, हम काम किए जाते हैं, पर समझ में नहीं आता कि हम रेलिवेंट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सफिशिएंट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं चलता, और इस तरीके से देखना वो पता चलेगा। ठीक है ना, चलो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज ऑन मंडे। In the meanwhile, as I was saying, reminder again for Sunday to send the weekly pro forma of questions done. ठीक है, चलो bye bye, have a good day and a good weekend, great weekend.